हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ड पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की डार्क टेल्स सीरीज़ में समय का स्वामी। समय का स्वामी, लेखक अंसार अख्तर, संपादक संदीप गुप्ता, चित्रांकन रामानंद वी भगत। सुनसान सड़क पर रात को डॉक्टर शेखर क्लब से लौट रहा था। किसी की कार खराब हो गई है। डॉक्टर शेखर की कार को आते देख इंजन पर झुका व्यक्ति सड़क के नीचे आकर खड़ा हुआ। रंजन। रंजन को देखते ही शेखर के मन में घृणा का तूफान उठा था। दरअसल रंजन वही व्यक्ति था जिसने शेखर से उसकी प्रेमिका अंजलि को छीना था। शेखर से बेवफाई करके अंजलि ने रंजन से शादी कर ली थी। अतः उसी दिन शेखर ने निर्णय किया कि वो रंजन को जीवित नहीं छोड़ेगा। आज अच्छा मौका है, इसे ख़त्म कर देता हूँ। फिर उसने एक्सीलेटर पूरी शक्ति से दबाया था। दौड़ आ। रंजन का शरीर उछलकर सड़क पर गिरा और कार ने उसे कुचल डाला। फच्चाक। ये शेखर का दुर्भाग्य ही था कि उसी समय सामने से एक पुलिस जीप आ निकली। एक्सीडेंट। पुलिस देखकर शेखर घबरा गया और कार को तीव्र गति से दौड़ा दिया। उफ, अब मैं पकड़ा जाऊंगा। वो एक्सीडेंट करके भाग रहा है, रोको उसे। पुलिस जीप ने तुरंत ही यू टर्न लिया था। चिर्र। पलक झपकते ही पुलिस जीप ने शेखर को कार रोकने पर विवश कर दिया। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर शेखर को कॉलर से पकड़कर बाहर खींचा। एक इंसान को कुचलकर भाग रहा था, तुझे फांसी की सजा मिलेगी। नहीं, मुझे फांसी मत दो। दरअसल शेखर सपना देख रहा था। वो इस समय अपने बेडरूम में था। पानी पीने के बाद ही उसकी फूली हुई सांस काबू आ सकी। मैं रंजन की जान अवश्य लूंगा, लेकिन ऐसी योजना बनाकर कि कानून मुझ पर हाथ ना डाल सके। अब उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने कोठी के नीचे तहखाने में बनी अपनी प्रयोगशाला का रुख किया। 11:30 बज रहे हैं। प्रयोगशाला का पहला कमरा चिड़ियाघर की भांति था। इस कमरे की दूसरी ओर एक बड़े हॉल में शेखर की मुख्य प्रयोगशाला स्थापित थी। दरअसल शेखर एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था और उम्र की बढ़ोतरी की गति कम करने का प्रयोग कर रहा था। उसका विचार था कि अगर उम्र की गति पर काबू पा लिया जाए तो इंसान अमर हो सकता है। इसीलिए उसने जानवरों पर प्रयोग आरंभ कर दिए थे। इसके लिए उसने शीशे का एक वृत्ताकार केबिन बनाया था जो हर समय ना दिखाई देने वाली एटमी किरणों से भरा रहता था। इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा वो पूरा केबिन एक निर्धारित गति से घूमता रहता है। उस केबिन में डूंगा नामक एक बंदर को रखा गया था। अपने प्रयोग की सफलता जानने के लिए शेखर रोज उस बंदर पर परीक्षण करता था। हेलो डूंगा। डूंगा उछलकर उसकी गोद में आ चढ़ा। बस बहुत प्यार हो गया। उसने जबरदस्ती बंदर को नीचे उतारा था। अब बस करो डूंगा। तभी डूंगा की नजर केबिन के खुले दरवाजे पे पड़ी और उसने बाहर छलांग लगा दी। ए डूंगा। डॉक्टर शेखर के रोकने से पहले ही डूंगा बाहर निकलकर केबिन की गति कंट्रोल करने वाली मशीन के निकट जा खड़ा हुआ। डूंगा डॉक्टर शेखर को अक्सर उस कंट्रोल मशीन के लीवर को हिलाते डुलाते देखता था। आज उसने भी पूरा लीवर ऊपर उठा दिया। लीवर उठते ही केबिन के घूमने की गति बढ़ गई और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए डॉक्टर शेखर की धड़ाम हो गई। धाड़। एकाएक नीचे गिरने से शेखर के सिर का पिछला भाग फर्श के साथ जोर से टकराया। ठक। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। डूंगा ने आजाद होने की खुशी में एक चीख मारी और कमरे से बाहर जाने के लिए लपक लिया। डॉक्टर शेखर को जब होश आया तो उसे लगा जैसे वो झूला झूल रहा हो। उफ। तुरंत ही उसके मस्तिष्क ने स्थिति की गंभीरता को समझ लिया था। केबिन की गति बढ़ने से एटमी किरणें मेरे शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। मुझे बाहर निकलना होगा। उसने लेटे लेटे ही केबिन के दरवाजे की ओर सरकना शुरू किया। दरवाजे के निकट पहुंचकर उसने बाहर छलांग लगा दी। शू। धाड़। गिरने से लगी चोट की परवाह ना करते हुए उसने जल्दी से उठकर कंट्रोल लीवर गिराकर घूमते केबिन को रोका। फट।
फिर वो डूंगा की तलाश में दूसरे कमरे में आया। ओह, ये शैतान यहाँ है। डूंगा को पकड़कर वो भीतर ले गया और केबिन में डाल दिया। अब मैं तेरे लिए कभी दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। केबिन को पूर्व गति पर घूमता छोड़ वो वहां से चल दिया। ऊपर एक आश्चर्य डॉक्टर शेखर की प्रतीक्षा कर रहा था। आए, ये आधी रात को सूरज कैसे चमक रहा है? उसने आगे बढ़कर खिड़की से झांका। ये तो दोपहर का समय है, लेकिन मैं तो रात के 11:30 बजे प्रयोगशाला में गया था। तो क्या मैं केबिन में 10-12 घंटे बेहोश रहा था? उसने रिस्ट वॉच देखी। ये तो 11:55 का समय बता रही है, मगर इसकी तारीख नहीं बदली। घड़ी चल भी रही है। फिर ये चक्कर क्या है? स्थिति को समझने के लिए उसने घर से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन दरवाजे के निकट पहुंचकर उसे आश्चर्य का एक और झटका लगा। ओह, ये तो बाहर से बंद है, जबकि घर में आने के बाद मैंने भीतर से कुंडा लगाया था। विवश होकर वो एक खिड़की से बाहर निकला और दरवाजे के सामने पहुंचा। ताला लगा है, लेकिन मैंने तो नहीं लगाया। ओ गॉड, आखिर ये चक्कर क्या है? वो सड़क पर आया तो एक अखबार बेचने वाला सामने से आता दिखाई दिया। आज की ताज़ा खबर, हावड़ा मेल पटरी से उतरी, 150 मरे। ये ताज़ा खबर नहीं है। हावड़ा मेल का एक्सीडेंट तो कल हुआ था। तुम झूठ बोल रहे हो। कल का अखबार बेच रहे हो तुम। हम झूठ क्यों बोलेंगे जी, खबर तो आज ही छपी है। उसने अखबार देखा। वो 4 जुलाई गुरुवार का अखबार था, लेकिन आज तो 5 जुलाई और शुक्रवार होना चाहिए। लगता है आप नशा किए हैं साहब, एक दिन आगे की सोच रहे हैं। हॉकर अपना अखबार लेकर आगे बढ़ गया। कुछ अन्य लोगों से पूछताछ करने के बाद डॉक्टर शेखर का आश्चर्य 1000 गुना बढ़ गया था। सभी आज 4 जुलाई और गुरुवार का दिन बता रहे हैं। अब तो बस एक ही नतीजा निकाला जा सकता है कि जब मैं केबिन में गिरा था तो विशेष एटमी किरणों की गर्मी और केबिन के घूमने की गति के कारण मैं वर्तमान समय से एक दिन पीछे पहुंच गया हूं, अर्थात मैंने समय के बीच यात्रा की है। अपने इस विचार की सच्चाई जानने के लिए उसने तुरंत अपनी प्रयोगशाला में पहुंचकर डूंगा को केबिन से बाहर निकाला। मुझे एक प्रयोग करना है। फिर वो कंट्रोल लीवर के निकट जा खड़ा हुआ। 11:30 बजे मैं प्रयोगशाला में आया था, और जब ऊपर बेडरूम में पहुंचकर मैंने घड़ी देखी तो 11:55 का समय था। अगर समय काट दिया जाए तो मैं केबिन में 15 मिनट रहा हूँगा। उसने लीवर खींचकर केबिन को उल्टी दिशा में घुमा दिया था। अब मुझे 15 मिनट इस उल्टे घूमते केबिन में रहना है। वो केबिन के फर्श पर जाकर गिरा, लेकिन इस बार वो इसके लिए तैयार था, इसीलिए उसे चोट नहीं लगी। 15 मिनट तक वो केबिन में वैसे ही पड़ा रहा। ठीक 15 मिनट बाद उसने केबिन से बाहर छलांग लगाई। लीवर खींचकर केबिन को रोका, फिर तेजी से ऊपर की ओर दौड़ा। बेडरूम में पहुंचते ही उसने खिड़की की ओर देखा, जिसमें से रात का सितारों भरा आकाश दिखाई दे रहा था। माय गॉड, मेरी सोच ठीक निकली। मैं वर्तमान समय में पहुंच गया हूं। जोश और खुशी से वो दीवाना हुआ जा रहा था। मैंने समय के बीच यात्रा करने का फार्मूला ढूंढ निकाला है। इस तरह की यात्राएं करके मैं धन भी कमा सकता हूं और अपने शत्रु रंजन को भी ठिकाने लगा सकता हूं। अगले दिन अर्थात 6 जुलाई शनिवार की सुबह डॉक्टर बाहर जाने के लिए तैयार होकर अपनी प्रयोगशाला में पहुंचा। आज मैं इस केबिन में बैठकर भविष्य में जाऊंगा। चैम्बर की गति क्लॉकवाइज दिशा में सेट करके उसने भीतर छलांग लगा दी। समय का उसने ऐसा हिसाब बिठाया था कि वो एक दिन आगे पहुंच जाए। फिर अपनी कोठी से बाहर आते ही उसे एहसास हो गया कि वो भविष्य में आ चुका है। मैं एक दिन आगे आ चुका हूँ। आज इतवार का दिन है, सभी दुकानें बंद हैं। अपना शक दूर करने के लिए उसने एक दुकान से अखबार खरीद कर उसकी तारीख देखी। 7 जुलाई रविवार। अब कोई संदेह नहीं रहा, इस समय मैं भविष्य में खड़ा हूँ। अखबार मोड़कर उसने कोट की भीतरी जेब में रख लिया। अब मुझे रंजन के मर्डर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए जो मैं हथियारों की दुकान से चुराऊंगा। शीघ्र ही वो दूसरी कॉलोनी में स्थित एक हथियारों की दुकान में था। यस, मे आई हेल्प यू? कोई अच्छा रिवॉल्वर दिखाइए। दुकानदार ने उसे कई रिवॉल्वर दिखाए। एक पसंद करने के बाद उसने मैगजीन भरी। क्या दाम है इसके? सिर्फ 5000। अगले ही पल उसका हाथ घूमा था। ठाक! दुकानदार को बेहोश करके वो दुकान से बाहर भागा तो भीतर आते एक ग्राहक से टकरा गया। उफ! धाड़! ये संयोग ही था कि वो ग्राहक डॉक्टर शेखर से परिचित था। अरे डॉक्टर शेखर, तुम ये रिवॉल्वर लेकर कहाँ भागे जा रहे हो?
ओह, ये आकाश लाल कहाँ से आ मरा? तभी आकाश लाल की नज़र बेहोश दुकानदार पर पड़ी। ओ गॉड, क्या उसे तुमने मारा है? खून खून! मर गए, ये तो शोर मचा रहा है। हड़बड़ाहट में डॉक्टर शेखर ने उसकी खोपड़ी का निशाना लेकर फायर कर दिया। धाएं! शीशे के दरवाजे होने के कारण फायर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकी थी। रिवॉल्वर जेब में रखकर वो दुकान से बाहर निकला और तेजी से अपनी कोठी की ओर चल दिया। अगर भविष्य में गिरफ्तार हो गया तो कभी अपने वर्तमान में नहीं पहुंच सकूंगा। आखिर वो सुरक्षित अपनी प्रयोगशाला तक पहुंच गया और टाइम चैम्बर में प्रवेश कर गया। अब कोई खतरा नहीं है। कुछ देर बाद वो वर्तमान में पहुंच गया। आकाश लाल का खून मैंने मजबूरी में किया है, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने अलमारी से ओवरकोट निकाल कर पहना। अब मैं अतीत में जाकर अपने दुश्मन को ठिकाने लगा कर आऊंगा। एक बार फिर वो टाइम चैम्बर में प्रवेश कर रहा था। क्या मज़ेदार बात है। भविष्य से चुराया गया हथियार, वर्तमान का हत्यारा और अतीत में हत्या, ऐसा उलझा हुआ केस पुलिस ने कभी नहीं देखा होगा। घूमते हुए चैम्बर की दीवार से टेक लगाकर वो आराम से बैठ गया। कुछ ही देर बाद मैं एक दिन पीछे पहुंच जाऊंगा। समय बीतने के लिए उसने जेब से अखबार निकाला था, लेकिन अखबार पढ़ने में उसका मन नहीं लगा। दुश्मन को ठिकाने लगाने के बाद ही कोई दूसरा काम करूंगा। जब वो कोठी से बाहर निकला तो एक दिन पीछे अतीत में पहुंच चुका था। मैं आ रहा हूं रंजन, मरने के लिए तैयार हो जा। कुछ ही देर में वो अपने दुश्मन के फ्लैट पर पहुंच गया। ओह, यहां तो ताला पड़ा है, अब क्या करूं? वो एक रेस्टोरेंट में आ बैठा। शायद शॉपिंग के लिए गए होंगे, थोड़ी देर बाद जाकर देखूंगा। सैंडविच और कॉफ़ी से पेट भरने के बाद उसने बेरे को बुलाया। ए, मेरा बिल लाओ। साथ ही उसने पर्स निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन पर्स तो वो अपने साथ लाना भूल गया था। ओह, अब क्या करूं? क्या बात है साहब? बात यह है कि मेरा पर्स कहीं गिर गया है। वही पुराना बहाना। ये बहाना नहीं है भाई, सचमुच मेरा पर्स। चुप बे, बहुत आते हैं तेरे जैसे। बेरा तुरंत ही बदतमीजी पर उतर आया था। ए, तुम तमीज से बात करो। अबे, मुफ्त का माल उड़ाने के बाद हमें तमीज सिखा दिया है। तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही डॉक्टर शेखर घबराकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस के आते ही मैं अतीत के समय का कैदी बन जाऊंगा। ओए पकड़ो! दरबान ने उसे रोकना चाहा, मगर उसे तो किसी भी तरह बचकर निकलना था। डिशूम! ए! होटल के कर्मचारी भी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पकड़ो पकड़ो! क्या मुसीबत पीछे लग गई है। पीछा छुड़ाने की नीयत से शेखर निकट की एक गली में घुस गया। दूसरी ओर मेन रोड है। दूसरी ओर गली से निकला तो एक कार से टकराते टकराते बचा। उफ! संयोग देखिए कि वो कार उसके दुश्मन रंजन की थी। अरे शेखर, कहाँ भागे जा रहे हो? आओ, मैं छोड़ दूं तुम्हें। रंजन! वो तुरंत ही कार में बैठ गया था। मैं आशा को उसकी सहेली के घर छोड़ के आ रहा हूँ, लेकिन तुम कहाँ भागे जा रहे थे? डॉक्टर शेखर ने तुरंत ही निर्णय कर लिया था कि उसे क्या करना है। मुझे पुराने किले जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे? आखिर तुम मेरी पत्नी के दोस्त हो, भाई तुम्हारी मदद तो करनी ही पड़ेगी। पुराने किले के निकट सुनसान स्थान पर उसने रंजन को कार रोकने के लिए कहा। यहाँ एकांत में तुम क्यों आए हो? अगले ही पल डॉक्टर शेखर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। तुझे मौत की नींद सुलाने आया हूं रंजन। क्या मतलब? उसने तुरंत ही फायर कर दिया। धाएं! रंजन के मुंह से आ भी ना निकल पाई। अपनी उंगलियों के निशान साफ करके उसने रिवॉल्वर रंजन की गोद में डाला और कार से बाहर निकल आया। मेरा संकल्प पूरा हुआ। कुछ ही देर बाद वो अपनी प्रयोगशाला में पहुंचकर वर्तमान में जाने की तैयारी कर रहा था। इस हत्या के लिए दुनिया का कोई भी कानून मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। घूमते हुए केबिन में प्रवेश करके वो आराम से बैठ गया। इस तरह बैठने का वो अभ्यस्त हो चुका था। अब समय बिताने के लिए अखबार पढ़ा जाए। जेब से उसने वही अखबार निकाला जो उसने समय के बीच यात्रा करके एक दिन आगे जाकर खरीदा था। देखें भविष्य की क्या खबरें हैं। प्रथम पृष्ठ पर ही एक हेडलाइन देखकर वो खुश हो गया। प्रसिद्ध बिजनेसमैन रंजन कुमार की लाश उनकी कार में पाई गई।
फिर उसकी दृष्टि एक दूसरी खबर की हेडलाइन पर पड़ी। मनोज टाइम्स, युवा वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर आग में जलकर मरे। व्हाट? उसने हड़बड़ाकर पूरी खबर पढ़नी शुरू की। डॉक्टर शेखर ने अपनी कोठी के तहखाने में प्रयोगशाला बना रखी थी। आग वहीं से शुरू हुई। शायद बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी कोठी जलकर ध्वस्त हो गई। मलबे से डॉक्टर की जली हुई लाश ही बरामद हो पाई है। वो घबराकर चिल्लाया था, नहीं। अब वो आग की तपिश महसूस कर रहा था और केबिन के बाहर लपकते शोले उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। मौत निश्चित थी, इसीलिए वो बचाव के लिए संघर्ष भी ना कर पाया। शीशे का केबिन आग की गर्मी से फट पड़ा। फटाक। समय के बीच यात्रा करके वर्तमान की आंखों में धूल झोंकने की इच्छा बहुत महंगी पड़ी थी डॉक्टर शेखर को। शायद अपनी मौत के समय को भी भूल गया था वो। समाप्त। अगली कहानी, मौत की उड़ान। लेखक अंसार अख्तर, संपादक संदीप गुप्ता, चित्रांकन रामानंद व भगत। समय 20वीं सदी का अंतिम चरण। धरती पर विज्ञान की प्रगति का दौर जारी था। 25 वर्ष तक अंतरिक्ष में धरती की परिक्रमा करते रहने के बाद ये यान वापस धरती पर सुरक्षित उतरा था। स्मूथ टच डाउन। यान में लौटकर आने वाला यात्री एक चिंपांजी था सॉरी, जो 25 वर्ष तक अंतरिक्ष में शीत निद्रा में लीन रहा था। वैज्ञानिकों की एक टीम अगले एक सप्ताह तक चिंपैंजी पर एक शीत निद्रा के प्रयोग का अध्ययन करती रही। इसका शरीर बिल्कुल सुरक्षित है, सभी अंग सुचारू रूप से कार्यरत हैं, तो इसको अब होश में लाया जाए। प्रोजेक्ट इंचार्ज पॉल ने चिंपांजी की निद्रा भंग करने के लिए इंजेक्शन लगाया। 10 मिनट बाद ही चिंपांजी को होश आ गया। 25 वर्ष तक सोए रहने का चिंपांजी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं था। वो उसी प्रकार एक्टिव था जैसे कुछ घंटों की नींद लेकर जागा हो। याहू, हमारा प्रयोग सफल रहा। कांग्रेचुलेशन सर। डॉक्टर पॉल ने खुशी से विभोर स्वर में घोषणा की, अब हम मानव को लंबे समय तक जीवित रखने में सक्षम हो जाएंगे। अगली बार यह प्रयोग इंसान पर किया जाएगा। 2 वर्ष बाद 2 इंसानों के लेकर सेंचुरी नामक अंतरिक्ष यान उड़ने के लिए तैयार था। 5, 4, 3, 2, 1 लॉन्च। कंट्रोल टावर में बैठे डॉक्टर पॉल ने मुस्कुराकर अपने साथियों की ओर देखा। अपनी यात्रा पूरी करके जब ये यान वापस धरती पर आएगा तो उस समय हम लोग तो नहीं होंगे, लेकिन अगली नस्ल के लिए ये हमारा एक उपहार होगा। यान अंतरिक्ष में पहुंचकर धरती की परिक्रमा करने लगा। कमांडर रॉफिक और इंजीनियर जैक पील कंट्रोल पैनल के सामने बैठे थे। कमांडर, हम लोगों को इस मिशन के विषय में कोई भी जानकारी क्यों नहीं दी गई? मैं खुद हैरान हूँ। अर्थ कंट्रोल हमसे कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। वहां से हमारे सिग्नलों का भी उत्तर नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कमांडर? ये आप दोनों को मैं बताऊंगा। तुम तो एक साधारण रोबोट हो जिसे हमारे आराम के समय में यान का कंट्रोल संभालने के लिए भेजा गया है। हाँ, क्योंकि आप लोगों को 100 वर्ष तक आराम करना है। क्या? यस कमांडर, आप दोनों को शीत निद्रा के प्रयोग के लिए चुना गया है। 100 वर्ष बाद अगर आप लोगों को दोबारा जगा लिया गया तो ये मानव जाति की प्रकृति पर विजय होगी। व्हाट नॉनसेंस! मैं 100 वर्ष तक सोने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। धरती पर मेरा परिवार है, बच्चे हैं। किसी ना किसी को तो मानवता की भलाई के लिए अपने परिवारों का बलिदान करना ही था। आप लोगों को इस काम के लिए चुना जा चुका है। रोबोट के हाथ में अब 2 इंजेक्शन सिरिंज नजर आ रहे थे। दोनों इंसानों के कुछ समझने से पूर्व खच, खच, उफ, ओए! पलक झपकते ही दोनों अंतरिक्ष यात्री अपनी सीटों पर ढल के सो रहे थे। रोबोट ने एक एक करके उन्हें अपने हाथों पर उठाया और यान के दूसरे भाग में बने ऑक्सीजन टैंकों में लिटा लिया। यान का वो भाग सील करने के बाद रोबोट कंट्रोल पैनल पर जा बैठा। 100 वर्ष तक इस यान का कंट्रोल मेरे हाथों में रहेगा।
धरती पर होने वाली घटनाओं की जानकारी अर्थ कंट्रोल स्पेस यान को भेजेगा, जिसे मैंने टेलीप्रिंटर पर सुरक्षित रखना है। 100 वर्ष तक वो यान धरती की परिक्रमा करता रहा। 100 वर्ष बाद अब इनको जगाने का समय आ गया है। रोबोट के मस्तिष्क में जो डेटा फीड किया गया था उसी के अनुसार वो सारे काम सुचारू रूप से करता जा रहा था। खच खच इंजेक्शन लगने के 10 मिनट बाद दोनों की निद्रा भंग हुई। कमांडर, मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। शरीर में काफी कमजोरी भी है। मेरी भी यही हालत है पील। आप दोनों 100 वर्ष की लंबी नींद के बाद जागे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। क्या? दोनों ने चौंक कर दीवार पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर की ओर देखा। 2096। ओ माय गॉड! क्रोध के कारण कमांडर अपना आपा खो बैठा। यू स्काउंड्रल, तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें सुला दिया। आई एम सॉरी कमांडर। कमांडर ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी। टू हेल विद सॉरी। ठॉक। उस चोट से रोबोट के सिर पर लगा एंटीना टूट गया और उसके भीतर शॉर्ट सर्किट हो गया। आनन फानन में रोबोट बेकार हो गया। धाड़। रोबोट से छुटकारा पाकर वो कंट्रोल रूम की ओर बढ़ गए। कमांडर, हमें अर्थ कंट्रोल से संपर्क करके देखना चाहिए कि इस शताब्दी में नीचे क्या चल रहा है। मैं पता करता हूं कि धरती पर अब कौन लोग हमारे संपर्क में आएंगे। कमांडर ऑफी ने कंट्रोल रूम से अर्थ कंट्रोल से संपर्क स्थापित किया। हेलो हेलो, सेंचुरी शटल कॉलिंग, कम इन अर्थ कंट्रोल। काफी देर तक कोशिश करने के बाद कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। मुझे चेक करने दो, शायद कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। कुछ देर बाद यान का कम्युनिकेशन सिस्टम तो एकदम ठीक है। फिर वे उत्तर क्यों नहीं दे रहे? टेलीप्रिंटर, इस अवधि में उसने अवश्य ही कुछ संदेश रिकॉर्ड किए होंगे। यू आर राइट, आओ उसे चेक करते हैं। टेलीप्रिंटर का रिकॉर्ड रिवाइंड करने के बाद धरती पर न्यूक्लियर वॉर आरंभ होने के आसार हैं। ये आखिरी संदेश आज की तारीख से 5 वर्ष पूर्व रिकॉर्ड किया गया था। दोनों आंखें फैलाए सुनते जा रहे थे। न्यूक्लियर वॉर आरंभ हो चुकी है। ओ नो, न्यूक्लियर वॉर के बाद तो धरती पर इंसानी जीवन समाप्त होने की संभावना थी। न्यूक्लियर वॉर में सब कुछ समाप्त हो रहा है। सारे इंसान मर चुके हैं। ओ माय गॉड, सब खत्म हो गया है। मैं भी मर रहा हूँ। दुनिया नष्ट हो चुकी है। इंसानों ने अपने हाथों से अपने आप को तबाह कर डाला है। इन शब्दों के साथ ही वो स्वर डूबता चला गया। ओ गॉड, दुनिया खत्म हो चुकी है पील। इंसानों को लंबी अवधि तक जीवित रहने का सपना बिखर चुका है। जीवित रहने की इच्छा रखने वाले इंसानों ने अपने ही हाथों अपनी तबाही के हथियार क्यों बनाए? अब हमारा क्या होगा कमांडर? हम किसके लिए जिए? कमांडर के पास पील के इस सुलगते हुए प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था और शायद किसी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। समाप्त। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स के साथ हम यहीं अल्प विराम लेते हैं और अगली कॉमिक्स लेकर जल्दी आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।